जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारी यूनि एग्जाम्स आईएएस संस्था ने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में आपके सामने लेके आ रही है। इसके पहले हम भारतीय इतिहास खंड के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके क्रम में आज हम 63वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में आए हुए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। न केवल हम प्रश्न देखेंगे बल्कि बृहद स्तर पर हम उन प्रश्नों से संबंधित उनकी व्याख्याएं भी देखेंगे, जिससे कि बहुत बड़े स्तर पे आपकी तैयारी हो सके, अच्छे स्तर पे आपकी तैयारी हो सके। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी है जीवीके राव समिति, ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे न्याय पंचायत बनाने की बात करी जा रही है और न्याय पंचायत बनाने की बात अशोक मेहता कमेटी ने करी थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। अब हम बाकी समितियों के बारे में देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो भारत में पंचायती राज जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सूचक है। भारत के सभी राज्यों में इसका गठन राज्य विधानमंडलों के अधिनियम के द्वारा सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र की और सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। केंद्र स्तर पर पंचायती राज निकायों से संबंधित जो मामले हैं उनकी देखरेख ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच जो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विषय राज्यों को दिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है, राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया है। अब हम बलवंत राय मेहता समिति के बारे में देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य जो था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कार्यप्रणाली की जांच करने और इसकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए उपाय सुझाना था। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था जनवरी 1957 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष, जैसा कि नाम से हमें पता है, बलवंत राय मेहता जी थे और इन्होंने नवंबर 1957 में अपना रिपोर्ट दिया। इनके द्वारा जो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना स्थापित करने का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, उसे ही बाद में पंचायती राज कहा जाने लगा। बलवंत राय मेहता समिति की जो कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं वो इस प्रकार हैं कि उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया था। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो गया और जिला स्तर पर जिला परिषद हो गया। इन तीनों स्तरों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनावों को इसका एक माध्यम बताया। ग्राम पंचायतों का गठन इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। इन निकायों को नियोजन और विकास से जुड़े सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए। जो तीनों निकाय हैं उनको ये सौंपे जाना चाहिए। और पंचायत समिति को इन्होंने कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को परामर्शी निकाय या पर्यवेक्षी निकाय के रूप में इन्होंने बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो इनके कार्य हैं और जो इनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन होगा, इसके लिए इन निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, इन्हें भविष्य में और अधिक अधिकार देने की भी बात इन्होंने करी थी। तो समिति की ये जो सिफारिशें थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1998 में ये स्वीकार कर ली गई थी। परिषद ने 1958 में स्वीकार कर ली गई थी। जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद था, इन्होंने ये पूरे देश में एकमात्र पंचायत की प्रणाली थी, निकाय की पैटर्न थी, उस पर अड़े रहने के बजाय इन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों के पैटर्न निर्धारण का कार्य राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। किंतु इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो मूल सिद्धांत होंगे ये व्यापक आधार पर पूरे देश में एक समान रहेंगे। इस आधार पर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में कायम हुई थी। उस समय 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसका
उद्घाटन किया था। उसके बाद नवंबर में आंध्र प्रदेश में यह 1959 में यह अपनाई गई थी। बाद में अनेक राज्यों ने इस प्रणाली को अपनाया। ठीक है, अब हम अशोक मेहता समिति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति की स्थापना जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिसंबर 1977 में करी गई थी और इसने 1978 अगस्त 1978 में अपना रिपोर्ट दिया। इसने कुल 132 सिफारिशें करी थी। उन सिफारिशों में जो कुछ प्रमुख सिफारिशें ये है कि इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की जो 3 स्तरीय थी, इसके बजाय इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश करी। जिला स्तर पर जिला परिषद और नीचे मंडल पंचायत की बात करी। मंडल पंचायत को 15 से 20 हजार आबादी वाले गांवों को इसने कहा कि शामिल किया जाए। जिले को बेहतर पर्यवेक्षण हेतु विकेंद्रीकरण का इन्होंने प्रथम बिंदु बनाने को कहा। ठीक है, इसके बाद साथ साथ इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, पॉलिटिकल पार्टीज की भागीदारी होनी चाहिए। कहाँ पे, पंचायत चुनाव में। और पंचायती राज संस्थाओं को कराधान संबंधी अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए जिससे कि अपने वित्तीय संसाधनों को जुटा सके। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो सबसे मुख्य बात कही कि न्याय पंचायतों को पंचायती निकायों से अलग रखना चाहिए। न्याय पंचायत की बात ये आ गई, न्याय पंचायतों को पंचायती निकायों से अलग रखना चाहिए तथा इन न्याय पंचायतों की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश को करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से पंचायती राज व्यवस्थाओं की या पंचायती राज चुनावों का आयोजन कराना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख और भी बात है, इन्होंने एससी और एसटी आरक्षण की भी बात करी थी। उनकी जनसंख्या के आधार पर सीट आरक्षित करने की भी बात इन्होंने करी थी। ठीक है, इसके बाद हम जीवीके राव समिति पर आ जाते हैं। जीवीके राव समिति योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर 1985 में इसका गठन किया गया था। इसने जीवीके राव समिति ने प्रशासनिक विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाप पड़ने के कारण इन्होंने प्रजातांत्रिक विकास में उसको बाधा बताया था। किसको, प्रशासन पर, विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाप पड़ने को इन्होंने बताया था। जो प्रमुख सिफारिशें थी इनकी ये थी कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषदों की भूमिका मुख्य होनी चाहिए। जिला विकास आयुक्त का एक पद सृजित होना चाहिए जिसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला स्तर पर विकास कार्य से जुड़े सभी विभागों का प्रभारी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव की बात इन्होंने करी थी। इन्होंने नियमित चुनाव की बात करी थी। ठीक है, टाइम टू टाइम इलेक्शन होना चाहिए। एलएम सिंघवी समिति के बारे में हम देख लेते हैं। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में यह समिति गठित करी थी। उसके बाद आते हैं थुंगन समिति आते हैं। थुंगन समिति की स्थापना 1989 में करी गई थी, 1988 में करी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी जनोपयोगी सेवा, ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य का कार्य आता है, स्वच्छता का कार्य आता है। आप अपने गांव में देखते होंगे, गांव स्तर पर एक हॉस्पिटल बनाया गया है, स्वच्छता आपके गांव स्तर पर सफाई कार्य होती है, जनोपयोगी सेवा भी होती है, वहां पे जो निर्माण कार्य होता है मनरेगा के तहत। लेकिन सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये कार्य आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, स्थानीय स्वशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है, इसलिए यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव पास किए थे, जो प्रस्ताव बनाए थे, उसी को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कई बार पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कब लाया गया था, तो 1882
में लाया गया था। वर्ष 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है तो उसमें प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था करी गई और उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया। वर्ष 1992 में संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का लागू करी गई। 74वें के द्वारा नगरीय या शहरी स्थानीय स्वशासन लागू करी गई। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वह प्रभावी हुआ था। उसके द्वारा 20 अप्रैल 1993 को उसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करी गई थी, इसलिए 24 अप्रैल 1993 से वह लागू हुआ था। 20 अप्रैल को कब करी गई थी? 1993 को राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृत किया था, लेकिन यह लागू कब हुआ था, प्रभावी कब हुआ था? 24 अप्रैल को हुआ था। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक या अड़ तक, यदि हिंदी में बात की जाए तो अड़ इसको कहते हैं, ठीक, अड़ तक पंचायती स्वशासन की बात करी गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में हमने बात कर ली कि किस अनुच्छेद 243 और 243 ओ तक ये पंचायती राज शामिल किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों की एक सूची प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ये सभी शामिल हैं। ठीक है, ये ऑप्शन डी शामिल नहीं है। अब हम थोड़े 74वां संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में यह लाया गया था। इसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से भाग 9 का जोड़ा गया और यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 कार्यों की सूची प्रदान करी गई थी। उन 18 कार्यों पर ये काम कर सकते हैं। आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, नगर पालिका को 3 भागों में बांटा गया। नगर पंचायत वैसे क्षेत्रों में लागू करी जाती है नगर पंचायत की प्रक्रिया जो गांवों से शहरों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों में यह गठित किया जाता है, जबकि नगर निगम जो होता है बड़े नगरीय क्षेत्रों या महानगरों में यह गठित करी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली के बारे में अभी हमने विस्तार से देखा। ठीक है, यह राज्य सूची का विषय है। थोड़ा इसी क्रम में हम जो सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, उसके विषय में इसी बारे में हम देख लेते हैं। चूंकि पंचायती राज के बारे में हमने इसके पहले देख चुके हैं, अब हम सूचियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। देखिए, जो संघ सूची है, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों के बीच का वो बंटवारा किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। संघ सूची में अभी 100 विषय हैं, लेकिन मूल रूप से 97 विषय इसमें शामिल थे। संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संघ का होता है। उस पर केवल संसद का कानून बना सकती है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राज्य सूची में कुल अभी 61 विषय हैं, लेकिन पहले 66 विषय शामिल थे। इस पर राज्य कानून बनाता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसपे उसके द्वारा संघ भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। जैसे आर्टिकल 249, इसके द्वारा होता है राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि यह राष्ट्रीय हित का विषय है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर संघ कानून बना सकती है। राज्य कई बार इसके लिए अनुरोध करता है कि आप कानून बनाएं, या राष्ट्रपति शासन के दौरान यह कानून बना सकती है। राज्य सूची पे कानून संघ बना सकती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय है, लेकिन आवश्यक नहीं है।
हालांकि जो राज्य के कानून होते हैं वो केंद्रीय कानून के विरोधी नहीं होते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में मूल रूप से कुल 47 विषय थे, अभी 52 विषय हैं। आर्टिकल 1976 में जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब डाला गया, तो वो होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके साथ साथ नाप तौल, न्याय प्रशासन, वन हो गया, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण भी इसमें डाला गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? 50% आरक्षण मतलब किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में, अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया है, महिला आरक्षण? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पहला है बिहार, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए केवल 3 का मतलब केवल मध्य प्रदेश, केवल 2 और 3 केवल उत्तराखंड और केवल मध्य प्रदेश, 2, 3 और 4 उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, 1, 2, 3, 4 मतलब बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन 4 है। ये चारों स्टेट अपने यहाँ 50% वुमेन रिजर्वेशन पंचायती राज संस्थाओं में इन्होंने किए हैं। देखिए, महिला आरक्षण की बात सबसे पहली बार 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित करी गई थी, लेकिन इसे लागू कब किया गया? लागू 1993 में ही कर पाया गया। ठीक है, भारतीय विधानसभाओं और संसद में महिलाओं की सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने की नीति 1993 में अपनाई गई थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जब 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसी में महिलाओं को पंचायतों में 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन इसी बीच चूंकि यह अभी हमने बताया था कि जो पंचायती राज है वह राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का वह विषय है, तो इसी क्रम में कई राज्यों ने उस 1/3 या 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% अपने यहाँ आरक्षण लागू कर दिया। सबसे पहले नीतीश कुमार जी की सरकार में बिहार में एक 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम लाया था, उसमें सबसे पहली बार यहाँ पे 50% आरक्षण की व्यवस्था करी थी। इस समय वर्तमान में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इस समय जो पीआरआईज जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कुल 21 स्टेट्स में, बड़े बड़े जो राज्य हैं, कुल 21 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा चुका है पंचायती राज संस्थाओं में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। धन विधेयक कहां पेश किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा केवल लोकसभा में। अब हम धन विधेयक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई भी विधेयक धन विधेयक कहा जाएगा यदि उसमें किसी कर का अधिरोपण किया गया है, या उत्साधन किया गया है, परिहार किया गया है मतलब हटाया गया है, परिवर्तन किया गया, उसमें बदलाव किया गया, विनियमन किया गया, या उस कर को नियमित किया गया है, उसके संदर्भ में कोई नियम बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से यदि वह संबंधित हो विधेयक, भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिक निधि पर अभिरक्षा, या ऐसी निधि में जो धन जमा कर रहा हो या उससे धन निकालने से संबंधित हो, भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित हो, संचित निधि से धन का विनियोग हो रहा हो उससे संबंधित है, ये या इन सबसे संबंधित कोई भी आनुषंगिक विषय है, मतलब उससे संबंधित कोई भी विषय है, तो वो धन विधेयक कहा जाएगा। लेकिन केवल इस आधार पे कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि उसमें किसी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, या किसी प्राधिकारी या निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर का अधिरोपण किया गया है, या किसी सेवा के लिए शुल्क की मांग करी गई, इस आधार पे उसे धन विधेयक नहीं कहा जाएगा।
देखिए, जो धन विधेयक के बारे में यदि विवाद उठता है कि धन विधेयक है या नहीं है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और एकमात्र होता है। किसी भी विधेयक को यदि लोकसभा द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है तो उस पर किसी भी न्यायालय अथवा किसी सदन में या राष्ट्रपति के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है, क्योंकि इसे केवल और केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया दी गई है वह आर्टिकल 109 में दिया गया है। कहता है कि लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा में विचार करने के लिए भेजा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होगी, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है या जरूरी नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इसे विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में संयुक्त रूप से पारित माना जाता है। लेकिन यदि कोई सिफारिश लोकसभा नहीं मानती है तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास बेहद कम शक्तियां हैं। राज्यसभा के पास केवल ये 14 दिन का विलंब कर सकती है, कोई इसमें अस्वीकृति नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, केवल और केवल सिफारिश कर सकती है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है धन विधेयक के संबंध में? धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। इस कारण जब यह दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो या तो वह अपनी सहमति दे देगा या तो फिर वह इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकता या पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय, ऑप्शन डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। संविधान की प्रकृति की बात कही जा रही, किस तरीके का है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह संघीय है, लेकिन वह भावना में एकात्मक है। अब किस तरीके से है इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा केंद्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है। इस प्रकार से राज्य जो ये प्रक्रिया है हस्तक्षेप करने की, राज्य को एक अधीनस्थ स्थिति में रखता है। तो यह संघीय, संघ मतलब दोनों का समान सम्मान, तो यह जो केंद्र राज्य में हस्तक्षेप करता है उसको अधीनस्थ स्थिति में रखता है। तो यह जो प्रक्रिया है अधीनस्थ में रखने की या हस्तक्षेप करने की, यह उस संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसलिए भारतीय संविधान न तो शुद्ध रूप से संघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, यह दोनों का संयोजन है, अर्थात अर्ध संघीय संविधान है। यह हम कह सकते हैं कि संघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक है या एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय संविधान है। भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है यह है कि वह एक संघीय व्यवस्था प्रदान करता है और एकात्मक सरकार को मजबूत करता है। लेकिन आमतौर पर जैसे कि ये देखा गया है कि जो सरकार की संघीय प्रणाली होती है, संविधान में संघ स्वयं मतलब आपातकाल में खुद को एकात्मक राज्य बदल देता है संविधान के द्वारा। इसीलिए जैसे केसी वेयर ने इसे अर्ध संघी कहा है, जेनिंग्स इसे सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी वाला एक स्टेट कहते हैं, मैकविनी ने अनिवार्य रूप से इसे एकात्मक कहा है, सावर ने इसे एक संघीय संविधान कहा है। लेकिन डीडी बसु इसके बारे में कहते हैं कि भारत की जो संवैधानिक प्रणाली है वह मूल रूप से संघीय है, लेकिन निश्चित रूप से एकात्मक विशेषताओं के साथ है। मतलब डीडी बसु कहते हैं मूलतः भारत की जो संवैधानिक प्रणाली है वह संघीय है, लेकिन उसमें एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो जब ये संविधान सभा में इस पर बहस चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान समय की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों होगा, एकात्मक और संघीय दोनों होगा। जैसे राज्यों को देश का विभाजन, देश में जो राज्यों का विभाजन किया गया है यह केवल प्रशासन की सुविधा के लिए किया गया है, ठीक है, न कि यह
एकीकृत इकाई के रूप में राज्य काज को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, और यह राज्यों के बीच किसी स्वैच्छिक समझौते का वो परिणाम नहीं था यह संघ होना। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर ने इसे कहा है कि यह एकात्मक और संघीय दोनों होगा आवश्यकताओं के अनुरूप। तो यदि मतलब पूरी बातों को देखा जाए, पूरे विचारकों की बातों को देखा जाए, भारतीय संविधान के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाए, तो जो हमारे देश में ये जो प्रवृत्ति है संविधान की वो एकात्मक है, प्रकृति एकात्मक है। इसलिए सबसे बेहतरीन यह कहना होगा कि भारत का ढांचा संघीय है, लेकिन यह स्पिरिट में एकात्मक है। जो संघीय संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं, एकात्मक संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं जो भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। जैसे संघीय संविधान में क्या होता है, कानून की सर्वोच्चता होती है, शक्ति का वितरण होता है, अपने यहाँ भी है, शक्ति का वितरण अपने यहाँ भी है, 7वीं अनुसूची में लिखित संविधान होता है, अपने यहाँ भी है, कठोरता होती है संविधान में, कई बार परिवर्तित नहीं की जा सकती कई चीजें आसानी से, अपने यहाँ भी है, लेकिन नम्य संविधान है। न्यायालयों का प्राधिकरण होता है, वो अधिकृत होते हैं, मतलब अंतिम व्याख्याता होते हैं नियमों के, अपने यहाँ भी है। अब देखिए भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के लक्षण क्या हैं। जैसे राज्यों का संघ होना, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही जा रही है, फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होना। आर्टिकल 1, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका की तरह नहीं है कि वहां देश की नागरिकता अलग और राज्य की नागरिकता अलग। राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है, जैसा कि हमने देखा कि राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित के जब मौके आते हैं तो कानून उस पर संघ कानून बना लेती है। एकीकृत न्यायपालिका है अपने यहाँ, आपातकालीन प्रावधान है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। तो ये सब एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से भी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हमने जब सर्वोच्च न्यायालय में ये यू ललित जी की जब नियुक्ति हुई है, अभी जबकि वो 27 अगस्त को कार्यभार अपना ग्रहण करेंगे, तो इस पर हमने पूरा एक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी प्रावधानों का हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अध्याय 6 में, इसके अंतर्गत इसे सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है। आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 क्लास 1 में कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। लेकिन 2019 में एक विधेयक लाया गया, उसके द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस 2019 के पहले सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीशों का प्रावधान था, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। हालांकि अभी भी 2019 के बाद जबकि 4 न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है, अभी भी 31 न्यायाधीश ही है। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो गई तो राष्ट्रपति करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो सीजेआई होगा वह सदैव सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सीजेआई से परामर्श करना अनिवार्य है। परामर्श में कोलिजियम सिस्टम का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। पदेन सभापति की बात करी जा रही, किसकी, राज्यसभा की। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। पदेन सभापति की बात करी जा रही है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है। अभी हाल ही में 11 अगस्त 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, भारत की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। अब देखिए जो उपराष्ट्रपति का पद होता है ये भारत में दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक होता है, लेकिन अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पे बने रहते हैं। संविधान हालांकि इस बात पर मौन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है, मतलब कि जब
राष्ट्रपति का कार्यकाल जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। ये इस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। संविधान इस बात पर मौन है। संविधान में केवल एक ही उपबंध है राज्यसभा के सभापति के रूप में, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ऐसी उनकी रिक्ति के दौरान जब राज्यसभा का सभापतित्व उपसभापति करते हैं या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए गए राज्यसभा का कोई अन्य सदस्य करता है। उपराष्ट्रपति का जो पद त्याग होता है वह राष्ट्रपति को अपना वो हस्ताक्षर सहित लेख देकर पद त्याग कर सकते हैं और यह पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होता है जिस दिन उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? इसका उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 क्लॉज 3। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 जो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, अतः वो भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 10, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका उत्तर जो आयोग ने माना है वह ऑप्शन सी माना है 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहां पे संसद सदस्य की बात करी गई है, न कि लोकसभा या राज्यसभा की अलग अलग बात करी गई। यदि लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु पूछता तो 25 वर्ष माना जाता, राज्यसभा की सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु पूछता तो 30 वर्ष माना जाता। लेकिन चूंकि संसद पूछा है, संसद के अंग के रूप में संसद में चूंकि हालांकि 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, तो इस हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने 25 वर्ष माना है। अब देखिए, 18 वर्ष जो उम्र है वह वोटिंग की न्यूनतम आयु है। वोटिंग आप यदि 18 वर्ष के हैं तो आप वोट कर सकते हैं, और पंचायती राज संस्थाओं के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आपको सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जब हमने सर्वोच्च न्यायालय पे, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जब यू ललित जी की जब नियुक्ति हुई थी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तब हमने सर्वोच्च न्यायालय पे एक विस्तृत एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के हर एक महत्वपूर्ण पहलू पे हमने चर्चा करी थी। उसी दौरान हमने पढ़ा था कि न्यूनतम आयु जो होती है वो सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, सेवानिवृत्ति, अब ये पद या तो ये राष्ट्रपति को अपना पद त्याग कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ये अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, या तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। हटाने का आधार क्या होगा? संसद जिस सत्र में, अपने उसी सत्र में विशेष बहुमत के द्वारा उपस्थित सदस्यों, मतलब विशेष बहुमत इन द सेंस कि सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि वो पारित करती है, कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसी सत्र में राष्ट्रपति उसे सहमति प्रदान करता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत कर देता है राष्ट्रपति उस आधार पे। उसका आधार क्या होगा? ये जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा, उसका आधार होता है, पहला तो होता है अक्षमता, मतलब वो कार्य करने योग्य नहीं है। दूसरा होता है साबित कदाचार। साबित कदाचार मतलब साबित कदाचार का मतलब उनका जो व्यवहार है वो उस पद के अनुरूप उन्होंने नहीं रखा। ठीक है, आगे देखते हैं
केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, प्रश्न ध्यान से पढ़ना, नागरिक सेवा अधिकारी, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव भी इसको कहते हैं, गृह सचिव, डी वित्त सचिव, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो उत्तर है ध्यान से में पढ़ना, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी ये मंत्रिमंडलीय सचिव हैं, सॉरी मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये 11वें नंबर पे आते हैं भारत के वरीयता क्रम में, ठीक है। यहाँ पे महान्यायवादी को इसलिए उच्चतम, चूंकि ये महान्यायवादी भी 11वें क्रम पे ही आते हैं, लेकिन ये भारत सरकार के ये विधि अधिकारी होते हैं, लेकिन ये नागरिक सेवा अधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है। और ये भारत सरकार के अधीन ये नौकरी भी नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इस पे शामिल नहीं किया गया है। पहले स्थान पे राष्ट्रपति जी आते हैं, दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति जी आते हैं, तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री जी आते हैं, चौथे स्थान पे राज्यपाल आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसी क्रम में 11वें स्थान पे कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं। और इन्हीं के साथ साथ यदि कभी पूछे कि भारत के महान्यायवादी का वरीयता क्रम क्या है, तो 11वां है। इस प्रश्न के अनुसार जिसमें कि पूछा गया उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, इसलिए नागरिक सेवा अधिकारी ये मंत्रिमंडलीय सचिव होगा, जो कि आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न के साथ 63वें बीपीएससी में ये पॉलिटिकल साइंस से प्रश्नों का, पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों का ये क्रम यहीं पे समाप्त होता है। कल हम 60वीं से 62वीं बीपीएससी के पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। यदि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक, जिससे उनके लिए भी ये अधिक से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।